बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर देखने और सुनने वालों के लिए आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मेरे पेट्रन्स का ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया। बड़े मुश्किल हालात में वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। और जो छोड़ के चले गए हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि लोगों के शायद कुछ तासरात और फैसले भी तब्दील हो सकते हैं या बेचारे किसी मजबूरी के तहत चले गए। बड़ी मेहरबानी जब तक आपने मुझे सपोर्ट किया था। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। नाज़रीन, आज बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। हालात हाज़िरा के अंदर बहुत तहलका मचा हुआ है। इंटरनेट इंटरसेप्ट ने जो है एक स्कूप दी है जिसके अंदर साइफ़र केस बिल्कुल जिस तरह कहते हैं बढ़ गया है, उसके मुतालिक थोड़ी-सी हमने बात करनी है। उसके बाद हमने बात करनी है कि ईसीपी ने जो फ़ैसला महफूज़ किया हुआ है बल्ले के ऊपर, उसके क्या असरात होंगे। अहद चीमा को कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने कि आप फ़ारिग हो जाएँ वज़ारत से। सुप्रीम कोर्ट बार ने और पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का डिमांड कर लिया। इसके पीछे क्या राज़ है, समझ अभी नहीं आ रही। इस पे बहस करेंगे, थोड़ी बात करेंगे। भुगती जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसने पीपल्स पार्टी जॉइन करी। अब खबर गर्म शुरू हो गई कि ये काकड़ा जो है वो भी शायद इस्तीफ़ा दे के वो भी लेना चाहता है। और अगर ये बल्ले का निशान ले लिया जाए तो फिर पीटीआई के कैंडिडेट्स क्या करेंगे, उनके असल कैंडिडेट, कवरिंग कैंडिडेट वो बातें कर रही हैं। और आप हर पाकिस्तानी खामोश मुजाहिद बन सकता है, उसके ऊपर बात करनी है। इस पर सब पर बात करने के लिए नदर देन द ग्रेट डॉक्टर ज़फ़र बंगली सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम हैदर, और मेरी तरफ से आपके नाजरीन और सामईन को भी सलाम। बहुत शुक्रिया सर। सर, शुरू करते हैं। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एक डेवलपमेंट हुई थी जिसके ऊपर काफ़ी बहस चल चुकी है, वो ये है जो ये इंटरसेप्ट है जो कि एक अल्टरनेट मीडिया का बहुत बड़ा चैनल है अमेरिका में, जिसकी बहुत पहुँच है। ये तकरीबन जितने बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़्ड मीडिया हाउसेज़ हैं, उनसे ज़्यादा इनकी पहुँच है। रायन ग्रेम और मुर्तज़ा हुसैन इसको चलाते हैं। मुर्तज़ा हुसैन इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं जुमेरात को, तो उनसे और तफ़सील बात होगी। उन्होंने एक रिलीज़ किया है आईएसआई की अपनी रिपोर्ट। आईएसआई की अपनी रिपोर्ट, अगस्त की रिपोर्ट है, जिसमें आईएसआई कहती है, इसलिए वज़ारत जो हमारी इसकी है फ़ॉरेन अफ़ेयर्स मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने आईएसआई से पूछा कि जी हमें बताएँ कि अगर ये साइफ़र के जो आम लफ्ज़ों में अब बात सामने आई है, जो कि प्लेन टेक्स्ट जिसको कहते हैं, डिकोडेड जो मैसेज है, जब ये सामने आए, इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कोई नुकसान पहुँचता है? तो सर मैं उसका छोटा-सा आईएसआई का जो अपना बयानिया है, वो मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहती हैं कि जी स्पाई एजेंसीज़ ने इसके ऊपर फैसला ये दिया कि ये जो टेक्स्ट अगर डिस्क्लोज़ किया जाए, उसकी एन्क्रिप्शन की जिससे उसको मास्क किया जाता है, कोई किसी किस्म की कोई रिस्क नहीं पोज़ करता। फिर वो कहते हैं कि प्लेन टेक्स्ट ऑफ एन एन्क्रिप्टेड मैसेज, जो कि एक सीक्रेट पैगाम होता है, उसका अगर प्लेन टेक्स्ट क्रिप्टोग्राम उसके लीक कर दिया जाए, इट हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे उसका कोई असर नहीं होता। क्योंकि फिर वो कहते हैं क्योंकि जो एन्क्रिप्शन का तरीक़ाकार है, एल्गोरिदम जिसको कहते हैं, वो बनाया इसी तरीके से गया है कि अगर किसी के पास सादा उसका जो मतन है वो और जो उसका सीक्रेट मतन है दोनों मौजूद भी हों एक बंदे के पास, फिर भी इससे जो तरीक़ेकार है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। वो ये कहते हैं कि इसको अगर आपको ये मिल भी जाए तो उसके लिए जितना पूरा टेक्स्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे, जितनी स्पेस है, वो भी कम होगा बताने के लिए अगर किसी के पास चाबी ना हो, उसकी की ना हो। तो उनका नतीजा ये है कि जी नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। ये साइफर का जो केस है इमरान खान के खिलाफ कि उन्होंने लहराया, उन्होंने प्लेन टेक्स्ट के अंदर से कुछ मतन जो बातें हैं वो बताई, उससे जनाब हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है,
पाकिस्तान आर्मी एक्ट फलाना हुआ है, ये सब झूठ है। ये आईएसआई अपनी रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कह रही है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इंटरसेप्ट की रिपोर्ट है जो 18 दिसंबर को उन्होंने शाया की, रायन ग्रेम और मुर्तजा हुसैन ने, अगर इसको एक लफ्ज में समेटा जाए तो मैं कहूँगा एक्सप्लोसिव। ये रिपोर्ट जो है एब्सोल्युटली एक्सप्लोसिव है, क्योंकि इस रिपोर्ट ने ये जितने भी अभी तक इमरान खान पर और शाह महमूद कुरैशी पर जो इल्जामात लगा रहे थे, उनको तहस नहस करके रख दिया है। उनकी कोई हैसियत ही नहीं रही। और इंटरसेप्ट ने आईएसआई के सोर्सेज से कोट करके अंदरूनी तौर पर फौज की तरफ से, यानी फौज के सीनियर ऑफिशियल्स, जनरल्स वगैरह की तरफ से, और जाहिर है कि फौज के अंदर भी लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करके ये जो केस इमरान खान के खिलाफ था इसको टोटली नीस्त नाबूद कर दिया है। अब ये अलग बात है कि यहाँ पर ये जो छिछोरे जजेस बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल ही अजीब और गरीब किस्म की उनकी हरकतें हैं, वो जो कुछ भी करें, लेकिन लीगल ग्राउंड्स पर कोई केस नहीं बनता इमरान खान के खिलाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली कोर्ट्स इसमें किस तरह का फैसला देती हैं, लेकिन जो इंटरसेप्ट ने स्टोरी लिखी है कल, उसने तो साफ वाजे कर दिया है कि इमरान खान ने कोई सीक्रेट्स एक्सपोज नहीं किए, क्योंकि जैसे उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जब तक अगर उनके पास प्लेन टेक्स्ट हो, अगर उनके पास वो साइफर कोडेड मैसेज हो, जब तक उनके पास की ना हो साइफर की, वो उसको ब्रेक नहीं कर सकते। यही कमाल है एल्गोरिदम का कि जब तक आपके पास की ना हो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो सिर्फ मकसद ये हुआ कि ये जो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो केस बनाया हुआ है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, इसके कोई पैर नहीं है, इसको कोई यानी जवाज ही नहीं है। ये सब मन घड़त किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं इमरान खान पर, तो उस पर डर्ट फेंक रहे हैं। हालांकि कोई भी उसने ना कोई जुर्म किया है, ना कोई सीक्रेट्स एक्सपोज किए हैं, कुछ भी नहीं किया। ये सब जो है ना बिल्कुल गलत इल्जामात हैं जो उस पर लगाए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कोर्ट्स इस मामले में क्या कहते हैं, लेकिन टेक्निकली, लीगली ये केस जो है ना बिल्कुल निस्त नाबूद हो चुका है। सर बिल्कुल ठीक है। और फिर एक लोगों को रिमाइंड कर दें कि ये था क्या। इस साइफर के अंदर अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू पाकिस्तान के एम्बेसडर सफीर असद मजीद को कह रहा है कि अगर तुमने इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में निकाल दिया तो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर वो तुम नहीं निकाल सके तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुसीबत होगी। अब उस वक्त वजीर आजम है इमरान खान, तो ये पैगाम असद मजीद को जो डोनाल्ड लू दे रहा है, ये पैगाम किसको दे रहा है? इमरान खान के लिए तो नहीं दे रहा कि तुम उसको जाके बताओ कि भाई अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करो, अपने आप को निकालो कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं। ये पैगाम जनरल जावेद बाजवा के लिए था जिसने मुल्क को बेचा। और सर ये 2 हफ्ते तक इस साइफर का टेक्स्ट जो है ये छुपाया गया उस वक्त के जो वजीर खारजा थे शाह महमूद कुरैशी से और इमरान खान साहब से। ये सिर्फ बाजवे के पास गया। असद मजीद ने जब फोन करके पूछा, जब उसको कोई कांटेक्ट नहीं किया शाह महमूद ने इसके मुतालिक, तो उसने कहा सर मैंने एक वो जबरदस्त आपको भेजा है, आपको मिला? उसने कहा मुझे तो नहीं मिला। तब जाके सर इनको पता चला 2 हफ्ते के भेजने के बाद इतनी बड़ी घनौनी पाकिस्तान के साथ इन्होंने गद्दारी की है बाजवा ने। और उसके बाद अभी आसिम मुनीर कर रहा है ये केस चला के। सर आगे चलते हैं। जो इलेक्शन का जो मंजरनामा है उसमें सर 3-4 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई हैं। एक आई है कि ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ने, जो बल्ले का फैसला महफूज रखा हुआ है, पता नहीं कब देते हैं, और उसके जो आउटकम है वो आपके सामने कि अगर नहीं देते तो क्या होगा। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने आहद चीमा जो वजीर था केयर टेकर उसको निकाल दिया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा मान लिया कि जी आप मान लिए कि आप इस्तीफा दें, आप नाअहल हैं। उधर जो इंटीरियर मिनिस्टर भुगती है जो कि इतने महीने रहा है केयर टेकर इंटीरियर, उसने रिजाइन करके पीपल्स पार्टी
جوائن کر لیے. اب خبریں آ رہی ہیں کہ کاکڑا جو ہے وہ بھی استعفیٰ دینے کے پر توڑ رہا ہے، اس لیے کہ شاید ان کو سب کو پہلے یہ تھا کہ شاید یہ کیئر ٹیکر چلے گی، لیکن اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن ہوں گے، تو اب یہ کشتی سے چھلانگیں مار رہے ہیں اور الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ سر کچھ سامنے ہے منظر نامے میں. آپ کا تجزیہ ہے اس پہ کیا ہے سر؟ جی بہت سارے پہلو ہیں اس میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے بلے کے حوالے سے کہ وہ پی ٹی آئی کو یہ نشان دیں گے یا نہیں، یہاں پر اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے، اور ابھی تک ہم جو کچھ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اسی قسم کی یہ گیمز کھیل رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے مختلف ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں کہ ان کو جتنا زیادہ ہم نقصان پہنچا سکیں، جتنے زیادہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈال سکیں، وہ ڈالتے چلے جا رہے ہیں. چور اچکے بدماشوں لٹیروں کو تو وہ ہر ایک چیز ان کی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن جو ایک جینوئن پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی پورے ملک میں ہر ایک صوبے میں میسو سپورٹ ہے، جیسے کہ ہمیں واضح ہو گیا تھا جب ان کا پرسوں جو ہے جو ورچوئل جلسہ ہوا تھا، اور انہوں نے پاکستان میں فیس بک اور انٹرنیٹ سب کو ڈسرپٹ کر دیا تھا. لیکن پھر بھی اس ورچوئل جلسے کو تقریباً کوئی 1 کروڑ کے قریب لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی. یعنی یہ ایک انکریڈیبل سی جو ہے نا سچویشن ہے کہ ایک پارٹی جس کی اتنی پاپولیرٹی ہے ملک میں، اس کے سامنے اس قسم کے یہ ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ جو دوسری بات ہے کہ پاکستان بار کونسل نے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہے یہ جو استعفیٰ دے دے. استعفیٰ دے دے، سکندر سلطان راجہ یا راجہ سکندر سلطان جو بھی اس کا نام ہے، استعفیٰ دے دے، کیونکہ وہ تو بالکل ہی بندہ فیئر نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے نا، ایکچولی اس کی جو پوزیشن ہے الیکشن کمشنر آف پاکستان، الیکشن کمشنر آف پاکستان کا جو چیئرمین ہے، اس کی جو پوزیشن ہے وہ ایکچولی ایک ریفری کی طرح ہے. لیکن وہ ریفری فیئر نہیں ہے، وہ ون سائیڈڈ ہے، وہ ایک سائڈ کو فیور کر رہا ہے، دوسرے سائڈ کے خلاف حرکتیں کر رہا ہے، یہ جو بونڈی قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. تو وہ تو کسی طرح بھی جو ہے نا سوٹیبل نہیں ہے ایز اے ریفری. وہ فیئر الیکشنز نہیں کروا سکتا، اور نہ اس کا کوئی مقصد ہے کرانے کا. اور اس کو بنایا بھی اسی لیے تھا، باجوہ کے کہنے پر اس کو اپوائنٹ کیا تھا. اس وقت عمران خان سے ظاہر ہے کہ غلطی ہوئی تھی، لیکن اس کو تو معلوم نہیں تھا. وہ تو سمجھا تھا کہ جی باجوہ جینوئن آدمی ہے، تو وہ اگر کہہ رہا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن باجوہ کا یہ جو لانگ ٹرم پلان تھا وہ اب سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے سکندر سلطان راجہ، یہ کتنا گھٹیا قسم کا انسان ہے. اس کے ہوتے ہوئے تو فیئر الیکشنز نہیں ہو سکتے. تو اس لحاظ سے یہ جو بھی حرکتیں کر رہا ہے وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ دیا جائے، ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک پلان بی بھی ہوگا، سی بھی ہوگا، جو بھی کچھ ہے. لیکن اس سے پھر بھی پی ٹی آئی کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. عوام میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ان کو کوئی اور سمبل ملے گا تو وہ کیا ہوگا، اور وہ کس طرح اس کی تشہیر کریں گے، لوگوں کو کس طرح بتائیں گے کہ جی ہمارا سمبل یہ ہے، بلے کا نہیں ہے. اور اگر وہ بلے کا سمبل جو ہے کسی اور پارٹی کے حوالے کرتے ہیں وغیرہ، تو اس سے وہ بہت ساری کنفیوژن کریٹ ہوگی. اور یہ مقصد بھی ان کا یہی ہے کہ وہ کنفیوژن کریٹ کریں، تاکہ اگر الیکشنز ہوں بھی پی ٹی آئی کو اس میں شامل ہونے کی اجازت دے بھی دی جائے، تو پھر بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اکثریت حاصل نہ کر پائے، جو اس کو ابھی واضح ہے کہ عوام کی تائید حاصل ہے. تو یہ کنفیوژن وہ ڈیلیبریٹلی کریٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے ان کا احد چیمہ کا ذکر کیا، کاکڑ وغیرہ کا، کہ جی اس نے چیمہ، وہ تو ایڈوائزر تھا، اس نے استعفیٰ دے دیا. اور سرفراز بگٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا ہے. جہاں تک میری معلومات ہیں، یہ لوگ آنے والے انتخابات میں حصہ ڈائریکٹلی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اس کے لیے 60 ڈیز کی مہلت کی ضرورت ہے. تو انہوں نے تو صرف ابھی 45 ڈیز سے بھی کم رہ گئے ہیں انتخابات میں، تو وہ یہ ڈائریکٹلی تو جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر بعد میں مثلاً ضمنی انتخابات ہوئے تو اس وقت تک 60 ڈیز ہو گئے ہوں گے، پھر وہ حصہ لے سکتے ہیں.
اور हो सकता है कि यही कुछ जो है काकड़ साहब भी अपने पर तोड़ रहे हैं, उनको पता चल गया कि जनाब अब तो कोई ज़्यादा सिलसिला ये चलेगा नहीं, तो वो भी शायद रिज़ाइन करें और अपने आप को जो है अगर डायरेक्टली इन आने वाले इंतखाबात में हिस्सा ना ले सकें, तो आगे जो है चलकर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लें और किसी तरीके से फ़ौज के कंधों पर बैठकर वो नेशनल असेंबली में दोबारा पहुँच आएँ। ये इस किस्म की जो घटिया हरकतें कर रहे हैं, अगर वो ये सब कुछ कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि फ़ौज करा रही है और उनके साथ ये जो इलेक्शन कमीशन है, जजेस हैं, ये सब मिले हुए हैं। तो वो हासिल क्या करना चाहते हैं? अगर वो पीटीआई को इलेक्शन से निकाल दें या पीटीआई को अंडरमाइन करें, तो उससे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। क्योंकि हमने देख लिया है अप्रैल 2022 से अब तक जो इन्होंने हशर कर रखा है पाकिस्तान की इकॉनमी का, इक्तिसादी तौर पर तो क्या समाजी तौर पर, पॉलिटिकली हर लेवल पर जो है ना, पाकिस्तान में इन्होंने अफरा-तफरी फैलाई है। तो वो अगर पाकिस्तान इस अफरा-तफरी, इस chaos, इस कन्फ्यूजन से नहीं निकल पाएगा, तो ये इलेक्शन का पूरा ढोंग रचाने का फिर कोई फ़ायदा ही कुछ नहीं है। यानी जब तक अवाम की सही नुमाइंदगी जो है बरसर-ए-इक़्तिदार नहीं आएगी और एक जेन्युइन हुकूमत जो है जिसको अवाम की ताईद हासिल हो, वो पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकालने में कुछ कर सकती है। वरना ये अभी तो इन्होंने देख लिया है, भागे-भागे फिर रहे हैं इधर-उधर, कभी कहीं से भीख माँग रहे हैं पैसों की, कभी कहीं से। लेकिन कोई उनको कोई खातिर-ख़्वाह जवाब नहीं मिल रहा क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल बहुत गहरे हो चुके हैं। बल्कि मैं तो बार-बार कहता हूँ और दोबारा रिपीट करूँगा कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम ही इल्लेजिटिमेट है। हमें इस निज़ाम को उखाड़ कर फेंकना होगा, तब जो है पाकिस्तान के मसाइल हल हों। ठीक है सर, बहुत आपने डिटेल में किया। मैं 2-3 बातें सर बताता चलूँ जो आपके ये सिकंदर सुल्तान राजा जो है ना सर, ये शेख रशीद का तोहफ़ा है। शेख रशीद मिनिस्टर था रेलवेज़ का और ये आदमी इसका सेक्रेटरी था। इसने इमरान को कहा कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, इसको आप चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर। अब शेख रशीद को किसने पीछे से उँगली दी कि इसको लगवाओ? मेरा ख़्याल है उसको बाजवा ने कहा, बिकॉज़ ये कहते हैं ना मैं गेट नंबर 4 मेरा सास है या ससुर है जो भी है। तो ये एक लोगों को भूलना नहीं चाहिए, शेख रशीद ने इमरान को, और चूँकि वो इमरान का मिनिस्टर था और अब साथी भी था, उसने कहा यार ये सही बात करते हो, तेज़ आदमी है। तो उसने कहा बेचारा, उसने कहा इसको लगा दो। एक तो ये। दूसरा सर जो मेरे पास खबर है 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा की वर्चुअल जलसे में थी। सर ये जो आपने इलेक्शन की बात की है ना कि ये इंडिपेंडेंट, ये बहुत आप सही बात कर रहे हैं, इसलिए कि इससे बड़ी कन्फ्यूजन होगी। असल जो वोटिंग दिन पे होता है वो वोटर पर्ची होती है। जब आप बाहर जाते हैं ना, पोलिंग एजेंट बैठ के आपका नाम लिस्ट से लेके और नंबर और आपका नाम लिख के पर्ची पे देता है। आप जब अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ जो पोलिंग स्टेशन में आदमी होता है उसको आप पर्ची पे नंबर लिखा हुआ होता है। उनके बाद 300-400 लोगों की वोटर लिस्ट होती है। वो फ़ौरन आपका नाम, ये मतलब काम को आसान करने के लिए। वो भी शायद ये लोग ना बना सके, तो आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, किसी न किसी तरीके से रोड़े अटकाएँगे और अगर इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए, तो जो भी हो गए बेचारे किसी भी तरीके से, फिर उनको बाद में उनको काबू करेंगे। सर आगे चलते हैं जो एक बहुत ही मेरी नज़र में सर एक बहुत, मैं लिटरली रो पड़ा। सर मैंने उस्मान डार ने एक अपनी ऑडियो जो है उसको शेयर किया है सोशल मीडिया पे, जिस पे उसका बेचारा 6 साल का बच्चा दायान को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये फ़ौजी हैं, ये जो जाते हैं ये सिविलियन क्लॉथ में, ये फ़ौजी जाते हैं या आईएसआई के लोग जाते हैं। इनका जो काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट है, हो सकता है कोई पुलिस के बदमाश भी हों। वो चीखें मार रहा है, उसकी माँ बेचारी चीखें मार रही है पीछे से, इसको छोड़ दो। और वो कहता है ये मुझे सुनाई गई है। तो आप सोचें कि इससे क्या। फिर उसके बाद उसके घर पर जो हमला किया गया, उसकी माँ के जो कपड़े फाड़े गए। सर ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान की अखलाकियात को क्या हो गया है? जी देखिए ना, ये कितने अफ़सोस की बात है कि उसके उस्मान डार के घर पे हमला किया जाता है, उसके बच्चे को टॉर्चर किया जाता है, 6 साला बच्चे को, और फिर उसकी वालिदा को भी। यानी वो बुज़ुर्ग खातून है 70 साला, उसके घर में जाकर उसके उन्होंने कपड़े फाड़े। मैंने तस्वीरें देखी हैं उस खातून की। मैं तो एक्चुअली देख नहीं पा रहा था। मुझे तो रोना आ गया था कि भई ये हालत हो गई है हमारे मुल्क की। ये इस किस्म का ज़ुल्म, ये लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये तो
कुफार और मुशरिकीन से भी बदतर हैं ये लानती लोग। इन पर तो अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल होगा डेफ़िनिटली। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में बार-बार इंसाफ का ज़िक्र किया है कि भई अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम इंसाफ करो, अदल करो। यानी मसलन सूरा अन-नहल की एक आयत है जिसको हम लोग खुतबे में जुमे के खुतबे में पढ़ते हैं। अ उसमें अल्लाह ताला कहता है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है, अमर यानी अल्लाह तुम्हें अमर देता है, हुक्म देता है कि तुम अदल और एहसान करो। अब देखिए ये अल्लाह का हुक्म है। इसी तरह सूरह अन-निसा में आयत नंबर 135 में अल्लाह ताला बार-बार वो रिपीट करता है कि जी तुम अदल के लिए खड़े हो, चाहे वो तुम्हारे अपने खिलाफ हो, तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ हो, तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ हो, तुमने अदल के साथ खड़ा होना है। इसी तरह सूरह अल-माइदा में आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने इसी का जिक्र फरमाया। यानी बार-बार कुरान ने अल्लाह ताला ने कुरान में इंसाफ के पहलू पर जोर दिया है। अब यहाँ देखिए कि जुल्म और बर्बरियत की इन लोगों ने इंतहा कर दी है। और देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में अ, शिर्क जो है ना, शिर्क सबसे बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला बाकी सब जराइम इंसान के माफ कर देगा, सब गुनाह माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को नहीं माफ करेगा। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अच्छा, शिर्क को अल्लाह ताला ने जुल्म से तशबीह दी है। यानी शिर्क जो है, जो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा, उसको जुल्म से तशबीह देकर अल्लाह ताला ने कहा है कि जुल्म जो है बहुत ही बड़ा गुनाह है और हुँ, ये लोग हुँ, जुल्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। जो एक हुँ, बच्चा जो है 6 साल, नहीं देखिए ना, ये कहाँ की बहादुरी है। मैं एक छोटे से बच्चे को पकड़ कर मार लूं तो ये कोई बहादुरी है? यानी ये तो दरिंदों से भी बदतर हैं। उस बच्चे को मार रहे हैं, उस पर जुल्म कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस्मान डार जो है, उसको उन्होंने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर उसको जो है कहा कि तुम पीटीआई से निकल जाओ, उसने ऐलान कर दिया। उसकी वालिदा ने कहा कि उस्मान डार तो निकल गया लेकिन मैं इलेक्शन लड़ूंगी। अब उस बेचारी पर वो जुल्म कर रहे हैं क्योंकि वो किसके, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, वो वहां का गुंडा टाउट हरामजादा। यानी ये इस किस्म की जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं, भोंडी हरकतें, जुल्म की इन लोगों ने इंतहा कर दी है। और ये बेसिकली हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो अखलाकियात टोटली तबाह हो चुके हैं, क्योंकि जो लोग इस वक्त इक़्तिदार पर काबिज़ हैं, जो फैसले कर रहे हैं, वो घटिया ज़हनियत के लोग हैं। उनको अवाम की कोई परवाह नहीं है, उनको इस मुल्क की कोई परवाह नहीं है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ज़ात की परवाह है कि वो अपने नाजायज़ जो इनके वो हैं, मुराआत हैं, वो किस तरीके से बरकरार रख सकें। लेकिन ये अंधेरी रात भी ख़त्म होगी, परमानेंटली अंधेरा नहीं रहता। लेकिन ये कि इस वक़्त जो है पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, और ये जो उस्मान डार की वालिदा के साथ हुआ, उसके बच्चे के साथ हुआ, बाकी जो ख़वातीन के साथ ये जो मज़ालिम उन पर ढा रहे हैं, मनगढ़ंत किस्म के इल्ज़ामात, जो जितना ज़ुल्म ये कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली will end up in getting these people uh, in the court of justice। और ये, हुँ, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली ये इस निज़ाम के तहत नहीं होगा, ये एक अलग निज़ाम के तहत होगा जिसमें इंसाफ का बोलबाला होगा। इंशाल्लाह। और सर ये बिल्कुल आपने सही की। देखें वो बेचारी खतीजा शाह सर, उसने क्या ज़ुल्म किया है? उसने कुछ भी नहीं किया। उसकी जो गाड़ी चला रही थी ना अंदलीब अब्बास, जिस केस में खतीजा शाह को इन्होंने अरेस्ट किया है, उसकी गाड़ी चला रही थी अंदलीब अब्बास। अंदलीब अब्बास चली गई है आईपीपी में, उसको कुछ नहीं किया। इस बेचारी औरत को क्वेटा जाके कर दिया। अल्लाह सर इन लोगों को गरक करे, इनके आमीन। ख़ानदानों को गरक करे, इनके औलाद को गरक करे, इनके अहल-व-अयाल को गरक करे। बद्दुआ दे रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ करे। लेकिन सर बहुत ज़ुल्म किया, और ये सर इसी वजह से हम बार-बार कहते हैं कि पाकिस्तान को इस नहज पे लाने की वजह क्या है? अगर लोग वजह समझ लें ना, तो सर उनको फिर हल भी समझ आ जाएगा। हम वजह कहते हैं जी ये अदलिया बड़ी हमारी खराब हो गई, ये जी करप्ट सियासतदान आ गए। सर मैं बार से फिर कहता हूँ, पाकिस्तान की तबाही, इसकी अखलाकियात की, इसकी मईशत की, इसकी सियासत की, इसकी समाजी, इसके हर पहलू की तबाही का जो कोर है, जो सबसे अहम जो पहलू है,
وہ اس فوج کے آرمی چیف کی بے لگام، بے قابو، احتساب کے بغیر ان اکاؤنٹیبل پاور ہے، جس کو وہ فوج کی 7.5 لاکھ فوج کی بندوقوں کو، ٹینکوں کی، میزائلوں سے، آرٹلری سے، ہیلی کاپٹروں سے، بمباروں سے استعمال کرتا ہے۔ یہ کوئی نائی کسائی نہیں ہے، یہ کوئی دلال نہیں ہے، یہ کوئی شورا نہیں ہے، یہ فوج کا آرمی چیف ہے۔ یہ اس کی طاقت استعمال کرتا ہے، یہ مارشل لاء لگاتا ہے، حکومت کرتا ہے، اور پھر جو باقی ڈھانچے ہیں، انتظامی ڈھانچے سولین، ان کو کمزور کرتا ہے کہ اسے اپنا کام چلانا ہے۔ ان کے اندر ان کے پروسیسز کو توڑتا ہے، ان کی پالیسیوں کو توڑتا ہے۔ پھر جب اس کو نکالا جاتا ہے یا یہ طول اپنا کرنا چاہتا ہے اقتدار کو، تو یہ سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ تو ان جیسے بغیرتوں کے ساتھ بغیر سیاستدان آتے ہیں، ان کے ساتھ نواز شریف آتا ہے، ان کے ساتھ زرداری آتا ہے، بھٹو آتا ہے، بے نظیر آتا ہے۔ یہ سب لوگ سر، یہ پھر ان کے ساتھ مل کے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرتے ہیں۔ پھر جب لوگ ان سے تنگ آ جاتے ہیں تو انہی کا جرنیل آ کے جوتے مار کے ان کو نکالتا ہے، اور پیچھے یہ غلیظ ڈاکو لٹیرے چھوڑ جاتے ہیں جو پھر اور تباہی کرتے ہیں۔ اب تو فوج جو پیچھے چلی گئی سر، یہ آج جو ہمارے ساتھ ہے بنگل صاحب، میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں، جب تک آپ نے اس فوج کے آرمی چیف کی بے لگام بے قابو طاقت کو قابو نہیں کیا، اس کو اس کا غلط استعمال کرنے پہ سزا نہیں دی، اس کو ملک کے خلاف بغاوت، آئین توڑنے کا، قانون توڑنے کے تحت سزا نہیں دی، ان کو سولی سے نہیں لٹکایا، دو ہمارے اس وقت بالکل ایلیجبل کینڈیڈیٹس ہیں، عاصم منیر اور باجوہ، یہ فوج بار بار سیاست میں مداخلت کرے گی اور خدا نخواستہ ایک دن اس ملک کو تباہ و برباد کر دے گی۔ سر، یہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے سر۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے نا، شروع دن سے یہ جو فوج ہے جس نے پاکستان کو بنانے میں کوئی رول یا کردار نہیں ادا کیا تھا، لیکن شروع دن سے ہی وہ پاکستان کے سارے جو ادارے ہیں ان پر قابض ہو گئی، کیونکہ ایک منظم فورس تھی، اور یہی منظم فورس جو ہے اس نے بالکل پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دیا، کیونکہ ان کے اپنے جو اغراض و مقاصد تھے، اپنے ان کے جو پرسنل انٹرسٹ تھے، یعنی اگر چاہے وہ مارشل لاء کا دور ہو، یا جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ غلیظ سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملا کر آگے کرتے ہیں لیکن فیصلے وہی کرتے ہیں۔ جب تک اس فوج کی طاقت کو یا اس کے آرمی چیف کی بے لگام طاقت کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، اس کو آئین کے مطابق نہیں لے کے آیا جائے گا، بدقسمتی سے یہ پاکستان کو نہیں پنپنے دیں گے، یہ پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ اپنا اپنا دین ایمان تو کیا، اپنے مائیں بہنیں بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو وکی لیکس نے کہا تھا، جب وکی لیکس کے جو ڈاکیومنٹس ریویل ہوئے تھے 2010 میں، انہوں نے صاف کہا تھا کہ جی پاکستانی تو اپنی مائیں بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ امریکن کہہ رہے تھے اسلام یہ آباد وہ میں۔ وہ گونٹانمو بے کا جو ایک کیس چل رہا تھا، وہ ایک جج نے کہا تھا دے آر ولنگ ٹو سیل دیئر مدرز۔ بالکل وہ بھی، اور یہ وکی لیکس میں بھی یہ بات کہی گئی۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب لوگوں کا لوگوں کے اخلاقیات اتنے گر جاتے ہیں کہ وہ بالکل کوئی ویلیوز ان کی نہیں رہتی، وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر یہی کیفیت ہوگی۔ اور یہ لوگ، چونکہ فوج جو ہے ایک منظم ادارہ ہے، ان کا ایک چین آف کمانڈ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ وہ ان کو جو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ جی تم ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرو، اس کی تو وہ کر نہیں پا رہے، لیکن یہ کہ اپنے لوگوں پر دندناتے پھر رہے ہیں، بندوق ان پہ لگا دیتے ہیں، ان کو جناب ظلم کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو ٹارچر کرتے ہیں۔ بھائی ان لوگوں کا جو کام ہے وہ اگر کریں، جا کر بارڈرز کو ڈیفینڈ کریں۔ نہیں دیکھیں، پورے سال میں یہ اس سال 2023 میں آلموسٹ 1,000 کے قریب ٹیررسٹ ایکٹس ہوئے ہیں پاکستان میں، کے پی کے میں اور بلوچستان میں، اور اس میں کتنے بے شمار جو ہیں بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، اتنے بے شمار بیچارے فوجی مارے گئے ہیں انا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بغیرت جرنیلوں کی پالیسیز کی وجہ سے۔ یعنی یہ تو ہمارے لوگ بیچارے مارے گئے، چاہے وہ فوجی ہوں یا سویلینز ہوں۔ یہ لوگ چونکہ اپنا صحیح رول ادا نہیں کر رہے، وہ ہر چیز میں انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوئے، چاہے وہ اکانومی ہو،
पॉलिटिक्स हो, सोशल वेलफेयर हो, एजुकेशन हो। अरे 12 जमातें तुमने पास की हैं, तुम्हें कख भी नहीं पता यार, तुम तो हुँ, सेमी लिटरेट मोरॉन्स हो। हुँ, दफ़ा हो जाओ इन चीज़ों से, अपना काम करो। हुँ, जब तक इन लोगों को उनके अपने दायरे में महदूद नहीं किया जाएगा, अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। यही बुनियादी बात है जो हुँ, लोगों को ज़हन में डालनी पड़ेगी, जो हुँ, इनको समझनी पड़ेगी, हुँ, क्योंकि यही हमारा बुनियादी मसला है कि हुँ, ये जिस तरीके से इन्होंने, इस फ़ौज ने इस निज़ाम को जकड़ रखा है और अपनी ज़ात की खातिर, इन लोगों ने तो सब जायदादें बनाई हुई हैं, इनके बीवी बच्चों के जनाब फॉरेन सिटीजनशिप्स हैं, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंग्लैंड में, कोई बेल्जियम में, कोई कनाडा में प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है उन्होंने। ये तो अय्याशी करेंगे, रिटायर हो जाएंगे, मुल्क को छोड़कर चले जाएंगे। गन जो है वो वहीं छोड़ के जाएंगे, वहीं छोड़ जाते हैं और उसकी सजा फिर बदकिस्मती से अवाम को भुगतनी पड़ती है। तो अवाम को ये बात जहन नशीन करनी होगी कि हमारा बुनियादी मसला जो है, ये फौज की बेलगाम ताकत और बिलखुसूस जो आर्मी चीफ है, उसकी बेलगाम ताकत है, उसको हमने कंट्रोल करना है। बिल्कुल सही है सर। और बड़ा तंज़ करते हैं कभी-कभी मेरे पर आप रादिल रिपेयर के जी ये आप लोग जो है बाहर बैठे आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। और ये खामोश मुजाहिद का है। मैं एक कहना चाहता हूँ आखिर में बात फिर आपका क कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लूँगा। कि आप सब खामोश मुजाहिद बने अगर आप पाकिस्तान के किसी भी रियासती इदारे या और डिपार्टमेंट के आप एहलकार हैं, चाहे आप फ़ौजी अफ़सर हैं, जवान हैं, एनसीओ हैं, पुलिस अफ़सर या जवान हैं, आप किसी भी रेंजर में हैं, एफसी में हैं, आप अदलिया में हैं, आप सिविल सर्विस में हैं, आप नायब कासिद हैं या सेक्रेटरी हैं, आप जर्नैल हैं या सिपाही हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या आप एक बहुत ही छोटे ओहदे पर हैं, अगर आप मुहिब वतन हैं और आप सामने नहीं आ सकते, आप गैर कानूनी अहकामात ना माने। अगर आप खुल के नहीं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते कि आपको खौफ है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप उसको डिले करें। आप उस अहकामात जो गैर कानूनी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, गैर कानूनी, गैर आईनी अहकामात, उनको आप सैबोटाज करें। उनकी खबर आप बाहर लोगों को दें, हमारे जैसे लोगों तक पहुँचाएँ, हम इनको एक्सपोज़ करेंगे, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए। आपको सड़कों पे अगर नहीं निकल सकते, खौफ है आपको, जान की आप आपकी हिफ़ाज़त मानते हैं, आप अपना नहीं सैक्रिफ़ाइस करते, आप अंदर से बैठकर गैर कानूनी, गैर आईनी अहकामात को आप रोक सकते हैं, सैबोटाज कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, इसकी खबरें बाहर पहुँचा सकते हैं। सर आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखो ना, ये बहुत ही अच्छा मशवरा है, क्योंकि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के हर एक इदारे में सही किस्म के लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी मौजूद हैं और उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। जैसे आपने फरमाया कि भई देखिए, अगर आप खुलकर सामने नहीं आ सकते, तो जो गैर कानूनी और गैर आईनी जो अहकामात हैं, उनको आप मत मानें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो उनको डिले करें और उनकी इन्फॉर्मेशन जो है बाहर तक पहुँचाएँ ताकि उनको एक्सपोज़ किया जाए। यही वो तरीका है जिसके तहत जो है ना, मुहिब वतन पाकिस्तानी अपना रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये तय करना है कि हमारा नस्बुल ऐन क्या है, हमारा मकसद क्या है। हमें इस मुल्क को बचाना है। हमने इस मुल्क की खातिर, इसके 24 करोड़ अवाम की खातिर जिद्दोजहद करनी है। इस मुल्क को हमने सही सिमत पे लेके आना है। इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन बदकिस्मती से इसके पोटेंशियल को कंप्लीटली जो है ना यरगमाल बनाया हुआ है चंद डाकू लुटेरों ने। वो अपनी लूट खसूट में लगे हुए हैं, अपने लूट मार में लगे हुए हैं। तो ये जो जैसे आपने फरमाया कि जो लोग जहाँ-जहाँ भी हैं, मुहिब वतन हैं, उनको इस मुल्क से प्यार है, इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो वो जो गैर कानूनी और गैर आईनी अहकामात हैं, उन पर वो अमल दरामद ना करें या उनको डिले करें या इन्फॉर्मेशन बाहर तक पहुँचाएँ ताकि ये चीज़ें एक्सपोज़ हो सकें, ताकि लोगों में बेदारी पैदा हो मज़ीद और ताकि हम इस मुल्क को सही सिमत लगा सकें। बिल्कुल सही है सर। और ये ख़ास तौर पर 3 इदारों के लिए है। अफ़वाज पाकिस्तान के लिए, आईएसआई और एमआई के लिए
اور ہماری عدلیہ کے لیے اور پولیس کے لیے، 4 ادارے، سوری 4 اداروں کے لیے ہے، بیکاز یہ ان کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے تباہی مچانے کی، اور ان کے پاس طاقت ہے ملک کو بچانے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جو جنگ لڑنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، بیچارے جو مصیبتوں میں ہیں، قید میں ہیں، ہماری خواتین، ہمارے بچے، بوڑھے، عمران خان اور بیچارے جتنے 30,000 پاکستانی ہیں، اس سے زیادہ میں تو پتہ بھی نہیں ہے تعداد، لوگ بتاتے بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، عمران خان کو رہا کروائے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، لوگ اپنے منتخب نمائندے کریں، ایک نمائندہ حکومت آئے جو آگے پاکستان کو آگے لے کے چلے۔ اور جو بیچارے اس جہاد کے اندر شہید ہو گئے، ہمارے ارشد شریف، ہمارے ذل شاہ، ہمارا ننا عمار، ہمارا فواد، اور بیچارے جو بے نام لوگ ہیں، 30 لوگوں کا کہتے ہیں 9 مئی کو شہید کیے گئے ہیں ڈائریکٹ فائرنگ سے، اور پتہ نہیں اور کتنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ سر، بہت شکریہ۔ My pleasure. Thank you.